बायोप्सी क्या होती है? कैंसर के डायग्नोसिस में क्या इसका महत्व है? क्या बायोप्सी कराना आवश्यक है? और क्या बायोप्सी करने से कैंसर स्प्रेड तो नहीं हो जाएगा? मरीज और उनकी फैमिली में अक्सर ये सवाल परेशान करते हैं। आइए इस वीडियो में मेरे साथ बायोप्सी से जुड़े हुए फैक्ट्स और अवधारणाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जब शरीर में कोई गांठ होती है तो उसको सही डायग्नोज करने के लिए कुछ टिश्यू उसमें से लिया जाता है और इसे माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिनेशन किया जाता है। इसी प्रक्रिया को बायोप्सी कहते हैं। इस बायोप्सी की इम्पोर्टेंस के बारे में समझते हैं, ये क्यों जरूरी है। पहला, कैंसर के डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी से कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म होता है और ये मरीज में कैंसर के होने के बारे में प्रूफ देती है कि हाँ, ये कैंसर डायग्नोज हुआ है। दूसरा, कैंसर के टाइप का पता लगता है। हर कैंसर का ट्रीटमेंट अलग है और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कैंसर किस टाइप का है, तो उसमें भी बायोप्सी मदद करती है। कैंसर की ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी बायोप्सी का इम्पोर्टेंट योगदान है। कुछ एडवांस मॉलिक्यूलर टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको बायोप्सी टिश्यूज के ऊपर किया जा सकता है, जिससे टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी या अन्य ट्रीटमेंट देने में सहायता मिलती है, जो कि बिना बायोप्सी के नहीं हो पाता है। बायोप्सी कहने को तो एक शब्द है, लेकिन बायोप्सी को बहुत तरह से किया जाता है। आइए समझते हैं जो अलग अलग तरह की बायोप्सीज हैं, उनको सेफ्टी और बिना किसी प्रॉब्लम के किस तरह से करते हैं। FNAC, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये एक साइटोलॉजी टेस्ट है जो सेल्स के चेंजेस को पता करता है और ये बायोप्सी टेस्ट नहीं है। ये एक बहुत ही पतली निडल से किया जाता है, जिससे सेल्स और फ्लूइड को डिटेक्ट करके माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया जाता है। ये बायोप्सी से कम रिलायबल होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर FNAC बहुत अधिक मददगार होता है, जैसे कि थायराइड की स्वेलिंग, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग या किसी फ्लूइड की साइटोलॉजी करना। दूसरा है कोर बायोप्सी या गन बायोप्सी या ट्रू कट बायोप्सी। ये निडल बायोप्सी एक तरह की ऑटोमेटेड गन में लगी हुई निडल से किया जाता है और जब कोई गांठ या स्वेलिंग होती है जो दिखाई दे रही है या फील हो रही है, ऐसे सिचुएशन में जो डायग्नोसिस है उसे कंफर्म करने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ट्रू कट बायोप्सी को सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ ही डिस्कस करके करना चाहिए। कुछ ऐसी गांठें होती हैं जिनमें बायोप्सी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हीमेंजियोमा। कुछ ऐसी गांठें होती हैं जिनमें बायोप्सी की आवश्यकता ही नहीं होती है, जैसे कि लाइपोमा। तो जब हम ब्रेस्ट की गांठ या लंप की बायोप्सी करते हैं तो उसे मेमोग्राफी के बाद करना चाहिए। इसी तरह सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा या बोन सार्कोमा में जब बायोप्सी की जाती है तो उसको इस तरह से किया जाता है कि वो बायोप्सी का मार्क और जो रास्ता है फाइनल सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लानिंग में इंसिजन के साथ निकाल दिया जाता है। इसलिए बायोप्सी हमेशा सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की एडवाइस से ही करनी चाहिए। तीसरा है पंच बायोप्सी। एक पंच जैसे इंस्ट्रूमेंट से, जिसका जो टिप है वो पंच जैसा होता है, उससे किसी जख्म या अल्सर की बायोप्सी की जाती है। ये मुख्यतः ओरल कैंसर या जीभ के कैंसर या त्वचा में कोई जख्म हो तो वहां पर ये पंच बायोप्सी की जाती है, जहां पे कोई प्रोलिफरेटिव ग्रोथ है या कोई अल्सर है। चौथा है इमेज गाइडेड बायोप्सी। जब कोई गांठ फील नहीं होती है या अच्छे से पैल्पेट नहीं होती है या उसकी लोकेशंस डीप कैविटी में होती है, तो उस बायोप्सी को ट्रू कट निडल के द्वारा CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में किया जाता है, जैसे कि लीवर की बायोप्सी या लंग की बायोप्सी या नॉन पैल्पेबल ब्रेस्ट लंप की बायोप्सी। कभी कभी जो लंप अल्ट्रासाउंड पे दिखाई नहीं देते हैं ब्रेस्ट में, उनको कई बार एक वायर मेमोग्राफी के अंदर डाली जाती है
और उस एरिया को निकाल दिया जाता है। ये यूजुअली मैमोग्राफी पर डिटेक्ट होने वाली एबनॉर्मलिटीज में की जाती है और इसे स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी कहते हैं। वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी, एक वैक्यूम पावर्ड इंस्ट्रूमेंट से टिश्यू सैंपल को लिया जाता है। फिर है एंडोस्कोपिक बायोप्सी, ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसके आगे कैमरा लगा होता है उससे बॉडी की कैविटीज के अंदर से बायोप्सी की जाती है। आमतौर पर ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या यूरिनरी ट्रैक्ट या यूट्रस के लिए की जाती है। इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो है अपर जीआई एंडोस्कोपी, जो ईसोफेगस और स्टमक के लीजन्स के लिए की जाती है। कोलोनोस्कोपी, जो कोलन के लीजन्स के लिए की जाती है। ब्रोंकोस्कोपी लंग्स के लिए की जाती है। लैरिंगोस्कोपी लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स के टिश्यूज में से की जाती है। सिस्टोस्कोपी यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली के लिए की जाती है। नेक्स्ट है बोन मैरो बायोप्सी, ब्लड कैंसर के डायग्नोसिस के लिए बोन मैरो बायोप्सी की जाती है। यूजुअली जो पेल्विक बोन्स हैं उनमें बोन मैरो होती है और वहाँ से एक निडल के द्वारा सेल्स और ब्लड्स को निकाल के चेक किया जाता है, इसे बोन मैरो बायोप्सी कहते हैं। ये लिम्फोमा और ल्यूकीमिया के अंदर ज़्यादातर की जाती है और बोन मैरो सबसे कॉमनली पेल्विक बोन के पीछे वाले पार्ट से या कभी कभी स्टर्नम से की जाती है। स्किन बायोप्सी, सस्पेक्टेड स्किन कैंसर्स और मेलेनोमा में जो फुल थिकनेस स्किन की बायोप्सी की जाती है। यदि किसी प्री एग्जिस्टिंग मोल के अंदर या तिल के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो उसकी फुल थिकनेस बायोप्सी करनी चाहिए। इन चेंजेस के अंदर एसिमेट्री, मतलब उसकी जो शेप है उसमें चेंजेस, बॉर्डर का चेंज होना या ब्लीडिंग का होना, उनके कलर का चेंज होना, उसका डायमीटर या साइज का चेंज होना या बढ़ना, ये शामिल हैं। इन सब चेंजेस होने पर उस लीजन की बायोप्सी करनी चाहिए। फिर है सर्जिकल बायोप्सी, जब कम टिश्यू में डायग्नोसिस प्रॉपरली नहीं बन पाता है या फिर कुछ ऐसी डिफिकल्ट लोकेशंस हैं जहां पर निडल बायोप्सी या इमेज गाइडेड बायोप्सी सेफ करना नहीं लगता है, कोई ब्लड वेसल्स पास में है या कोई क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स पास में है, तो सर्जिकल बायोप्सी की जाती है। सर्जिकल बायोप्सीज के अंदर वेज बायोप्सी जैसी सिंपल बायोप्सी भी होती है जिसमें नॉर्मल टिश्यू के साथ अल्सर का एक वेज ले लिया जाता है। इंसिजन बायोप्सी में टिश्यू का एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है और एक्सीजन बायोप्सी के अंदर कंप्लीट टिश्यू को निकाल दिया जाता है और इसके अंदर जो टिश्यू मिलता है उसका एक्सटेंट ज़्यादा होता है और प्रॉपरली डायग्नोज किया जा सकता है। टेस्टिकुलर कैंसर्स के अंदर यूजुअली कंप्लीट टेस्टिस को एक लोअर एब्डोमन में इंसिजन, जिसे हाई इंगुइनल इंसिजन कहते हैं, उसके द्वारा कंप्लीट निकाल दिया जाता है। टेस्टिकुलर कैंसर्स के अंदर स्क्रोटम से बायोप्सी या एफएनएसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि और रास्ते जो लिम्फेटिक स्प्रेड के हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। तो इसलिए टेस्टिकुलर कैंसर्स में कंप्लीट टेस्टिस को ही हाई इंगुइनल ऑर्किडेक्टमी द्वारा निकाला जाता है। लिक्विड बायोप्सीज, जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो होता है वैसे ब्लड के अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल भी फैलता है और इनमें से ट्यूमर सेल्स स्प्रेड होती हैं और ट्यूमर सेल फ्री डीएनए भी स्प्रेड होता है। इन ब्लड में सर्कुलेट होने वाली ट्यूमर सेल्स को सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स कहते हैं और ब्लड में ट्यूमर के सर्कुलेट होने वाले डीएनए को ट्यूमर सेल फ्री डीएनए कहते हैं। सीटीसी या ctDNA को ब्लड में से एक्सट्रैक्ट करके उसे चेक किया जा सकता है, इसे लिक्विड बायोप्सी कहते हैं। अभी आज के समय में लिक्विड बायोप्सी टिश्यू बायोप्सी का रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि इसे एक कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट के लिए करते हैं और अधिकतर ये एडवांस स्टेज कैंसर में ट्रीटमेंट गाइडेंस के लिए या कुछ क्रिटिकल डिसीजंस लेने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। टिश्यू के ओरिजिन के कंफर्मेशन के लिए वहां से टिश्यू डायग्नोसिस ही सबसे रिलायबल इन्वेस्टिगेशन है। अगली टेक्निक है फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन को हम पूरी तरह से बायोप्सी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें कंप्लीट टिश्यू को चेक किया जाता है। जिन कैंसर्स में कैंसर सेल्स की स्प्रेड होने का रिस्क होता है या फिर किसी बॉडी कैविटी का बीच में आने से वायलेशन होता है
तो उन केसेस के अंदर बायोप्सी नहीं करते हैं। इन केसेस के अंदर सर्जरी के दौरान कंप्लीट ट्यूमर और टिश्यू को निकाल दिया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि उसका कहीं पे कोई सेल्स स्प्रेड ना हो। उस कंप्लीट टिश्यू को सर्जरी के दौरान ही हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इस तरह से किए गए हिस्टोपैथोलॉजी को फ्रोजन सेक्शन कहते हैं। सर्जरी के दौरान इसमें लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये पता लग जाती है कि कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर होता है तो कंप्लीट रेडिकल सर्जरी उसी समय पर कर दी जाती है। ओवरी कैंसर और गाल ब्लैडर कैंसर में मुख्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी या थोरैकोस्कोपी। ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जिकल टेक्निक्स की इन्वेस्टिगेशंस हैं। जब किसी और तरह से टिश्यू डायग्नोसिस नहीं बन रहा है और चेस्ट में या एब्डोमेन के अंदर डिसीज होने का सस्पिशियन होता है तो डायग्नोस्टिक थोरैकोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी द्वारा वहां से सस्पेक्टेड एरिया को निकालकर उसकी बायोप्सी की जाती है। तो इन सभी तरीकों से सेफ्टी के साथ कैंसर का डायग्नोसिस किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की ये है कि कभी कभार बायोप्सी से भी टिश्यू डायग्नोसिस नहीं बनता है या कभी कभी बायोप्सी पॉसिबल नहीं होती है। अगर बायोप्सी में कुछ डायग्नोज नहीं हो रहा है और आपके ऑन्कोलॉजिस्ट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इमेजिंग जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन, उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर ट्यूमर के होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में बायोप्सी अगर नेगेटिव है तो उसके भरोसे ट्रीटमेंट को डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट में की गई डिले घातक हो सकती है। और ऐसे केस में यदि आपका डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट कहता है तो आपको कंप्लीट सर्जरी के लिए आगे प्रोसीड करना चाहिए बिना टिश्यू डायग्नोसिस के भी, क्योंकि जो क्योर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि डायग्नोसिस में रहकर ट्रीटमेंट को डिले करें और डिसीज को आगे बढ़ाया जाए। बायोप्सी के विषय में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी अवधारणाएं हैं जो काफ़ी कॉमनली प्रेवलेंट हैं। अब इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला मिथ है कि बायोप्सी की वजह से कैंसर स्प्रेड होता है। ये बहुत ही कॉमन अवधारणा है। वास्तविकता ये है कि बायोप्सी से कैंसर की सेल्स नहीं फैलती हैं। अभी तक ऐसी सैकड़ों स्टडीज हो चुकी हैं जो कहती हैं कि यदि बायोप्सी प्रॉपर टेक्निक से की जाए और सेफ्टी से की जाए तो ये कंप्लीटली सेफ है और कैंसर सेल्स को नहीं फैलाती है। दूसरा मिथ है बायोप्सी बहुत ही रिस्की और पेनफुल प्रोसीजर है। वास्तविकता ये है कि किसी भी मेडिकल प्रोसीजर में कुछ माइनर डिग्री का रिस्क तो होता है, लेकिन अधिकतर बायोप्सीज को एक सेफ प्रोसीजर माना जाता है और इसको लोकल एनेस्थीसिया में ही किया जा सकता है। बायोप्सी का मुख्य उद्देश्य है डायग्नोसिस का बनाना, तो इसीलिए मिनिमल पॉसिबल इंटरवेंशन और सेफ्टी के तरीके से ही बायोप्सी की जाती है और इससे मिलने वाली जो गाइडेंस है, जो ट्रीटमेंट में हेल्प है, वो इसके एसोसिएटेड माइनर रिस्क से बहुत ज़्यादा है और अधिकतर केसेस में बिना किसी रिस्क के और पेनलेस तरीके से बायोप्सी को किया जा सकता है। तीसरा जो मिथ है वो ये है कि बायोप्सी में कैंसर हमेशा आएगा ही, यदि बायोप्सी की है तो कैंसर का डायग्नोसिस बन जाएगा। पर वास्तविकता ये है कि बायोप्सी कैंसर के डायग्नोसिस को तो कंफर्म करती है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कैंसर नहीं है, जिन्हें बिनाइन डिसीज कहते हैं, उनके डायग्नोसिस को भी बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या सार्कोइडोसिस। तो एक तो बायोप्सी से कैंसर के डायग्नोसिस का पता चलता है और दूसरा ये भी कंफर्म होता है कि कैंसर नहीं है, कोई और बीमारी है। चौथा मिथ ये है कि बायोप्सी में हमेशा कैंसर का पता लग ही जाएगा। देखिए, बायोप्सी एक काफ़ी रिलायबल और भरोसेमंद टेस्ट है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सफिशिएंट सैंपल्स नहीं आता या डेड सेल्स आ जाते हैं, तो उस केस के अंदर बायोप्सी को या तो रिपीट करना चाहिए या और कोई अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह करके करनी चाहिए। सिर्फ अगर डाउट है और बायोप्सी नेगेटिव है तो उसके भरोसे
जो वर्कअप है या डायग्नोसिस है उसको डिले नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बायोप्सी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो उससे रिलेटेड मिथ्स हैं, जो कॉमन प्रोसीजर्स किए जाते हैं उनके बारे में हमने समझा। बायोप्सी की सेफ्टी कैसे की जाए, ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन का क्या रोल है इसमें, उस चीज़ को हमने समझा। आशा है कि इस वीडियो से बायोप्सी से रिलेटेड आपके मिथ और जो भ्रांतियां हैं वो कुछ दूर हुई होंगी और ट्रीटमेंट में जो इससे हेल्प हो उसके बारे में कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी। अगर कोई डाउट है या कोई आपको क्वेरीज हैं इसके संबंध में आप हमारे व्हाट्सएप पे या कॉल पे या ईमेल के ऊपर अपना क्वेरीज को भेज सकते हैं। धन्यवाद।